हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रेस इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। इसमें आज हम ये समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो एडवांस टॉपिक को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक वन में, ये एक सिंपल रबर बैंड है और इसको पुल किया जा रहा है। इट मीन्स इस पर दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। अब इस फोर्स से इस रबर बैंड में क्या हो रहा है ये बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर से कुछ देख नहीं सकता, हमको तो बस ये दिख रहा है कि हम रबर को खींच रहे हैं और रबर खिंचाया जा रहा है। अब इसको इन डेप्थ में समझना है तो हमको इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें ये पता है कि दुनिया के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, रबर हो, मेटल्स हो, वो छोटे छोटे एटम से जुड़ के बने होते हैं। और जब ये सारे एटम्स जुड़ जाते हैं या जिस शेप में रहते हैं उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा इसकी केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि दुनिया का हर मटेरियल छोटे छोटे एटम से बना हुआ है और ये एटम जब साथ में जुड़े हुए हैं तो इनको एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जैसा हम पिक टू में देख पा रहे हैं, ये जो छोटी छोटी बॉल्स हैं ये एटम्स है और इनको जब साथ में एक साथ रख दिया या जो एक साथ में ये जुड़े हुए हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो जो फोर्स उस रबर बैंड पे हमें दिखाई दे रहा है हमारी नेकेड आइज से या हमारी एक्चुअल आइज से, जब हम उसको मैग्नीफाइंग करके देखेंगे तो एक्चुअल में ये फोर्स उसके एटम्स पे लग रहा है या उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे लग रहा है और ये फोर्स उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ये उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और अगर ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट जाएगा। इट मीन्स रबर बैंड टूट जाएगा। चलो इसको थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। अब जो एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मतलब इनका भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है और इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में भी एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होता है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये अलग से गूगल करने की ज़रूरत नहीं है कि अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है या मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है, हर मेटल एटम से बना है और एटम्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं और ये जो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़े हुए हैं ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो गया। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स एक्चुअल में रबर पे नहीं लग रहा है, वो रबर के साथ में उनके एटम्स पे भी लग रहा है, एटम्स के साथ में उनके मॉलिक्यूलर्स पे भी लग रहा है। और ये फोर्स इस मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, ये जो 1 से 2, 10 से 1, ये जो आपके बीच की जो लाइन्स है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या इसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, इसका शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे दुनिया का एक नियम है, एक वर्ल्ड का एक नियम है कि हर ऑब्जेक्ट, हर वस्तु अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में रहना चाहती है। और जब भी आप कोई भारी फोर्स लगाओगे या एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका शेप या साइज़ चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है, जब हम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ये एक अवरोध पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना शेप या साइज़ चेंज नहीं होने देना चाहते हैं। तो यही जो अवरोध है, यही जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या यही जो अपोजिशन है टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। सो होप इस एग्जांपल से या फिर इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है, बड़ी सिंपल है। रेजिस्टेंस गिवन बाय इंटरनल मॉलिक्यूल्स टू डिफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर कॉल्ड स्ट्रेस। वेरी सिंपल। सो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेस को हम क्यों पढ़े या इसके पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। सो बेसिकली ये एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़, इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू या कैंपस सिलेक्शंस के वक्त जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, और इसका जो यूज़ है इंडस्ट्री में वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए स्ट्रेस जो ये टॉपिक है ये हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं लिफ्टिंग हुक का। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो लिफ्टिंग हुक, ये लिफ्टिंग हुक बेसिकली क्या कर रहा है, इसके नीचे बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर रहा है या बहुत ज़्यादा लोड टंगा हुआ है इसके नीचे वाले साइड में, जिसे ये उठा रहा है। और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, जो इसकी मोटर है या जो भी मशीन है वो उसको पुल करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो लिफ्टिंग हुक है इस पर दोनों तरफ से बहुत फोर्सेज लग रहे हैं या बहुत ज़्यादा फोर्सेज लग रहे हैं। तो इसीलिए जब भी ये लिफ्टिंग हुक की डिज़ाइनिंग होती है या किसी इंडस्ट्री में इसका सिलेक्शन होता है तो इसका जो स्ट्रेस है इसको वहाँ पर पिक्चर में ज़रूर लिया जाता है। ये कितना स्ट्रेस इस पर आएगा, तो इसका मटेरियल क्या होगा, इसकी डिज़ाइन कैसी होगी, इसका शेप कैसा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए स्ट्रेस कैलकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और ये जो लिफ्टिंग हुक है ये आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, ये बहुत ही कॉमन एक ऑब्जेक्ट है जो वहाँ पर यूज़ होता ही होता है। हर इंडस्ट्री में क्रेन यूज़ होती ही होती है। तो हमने अभी तक स्ट्रेस की डेफिनेशन और स्ट्रेस का बेसिक यूज़ इन इंडस्ट्री ये देखा। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रेस फोर्स की वजह से डेवलप होता है, इसलिए फोर्स तो फार्मूले में होगा ही। सिमिलरली
ये फोर्स जितने भी एरिया पे लग रहा है उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। सो नाउ जब फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो स्ट्रेस की वैल्यू होगी। फोर्स की यूनिट हम न्यूटन में ले सकते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में। सो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो फाइनली मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर यस और नो मैं कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब आपको ये बताना है कि इस केस में स्ट्रेस यहाँ पर एप्लीकेबल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा या नहीं होगा। प्लीज़ अपने आंसर कमेंट बॉक्स में यस या नो में बताइए। थैंक्स। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।